हमारे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए भी हमने सोचा कि कुछ समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था पे चर्चा की जाए जो उनके भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगी और उन्हें समझने में आर्थिक घटनाओं को बड़ी सरलता होगी। सबसे बड़ी मुख्य समस्या ये है कि आप लोगों को आर्थिक जगत की आधारभूत संकल्पनाओं का ज्ञान न होने के कारण आप उन्हें सही से समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने सोचा कि जो हम लोगों का YouTube चैनल है, द इकोनॉमिक IAS YouTube चैनल, उस पर थोड़ा हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी कुछ चर्चा की जाए। और अभी हाल ही में जैसा कि हिंदू में 14 अगस्त का जो हिंदू पेपर आया, उसमें भारत के वस्तुओं के निर्यात, सेवाओं के निर्यात, चालू खाते की स्थिति पर एक लेख आया। उसका थोड़ा सा विश्लेषण बड़ा जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि जो हमारा ईरान, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास का युद्ध एक तरह से चला हुआ है। अमेरिका के व्यापार को बाधित करने की नीति जो पूरे विश्व के व्यापार को डिस्टॉर्ट कर रही है, बाधित कर रही है, खराब कर रही है, ऐसी परिस्थितियों में भी भारत सरकार ने अपने निर्यातों के केंद्रों, यानी जहां हम निर्यात करते हैं उसे निर्यात की दिशा का विविधीकरण किया। और डोनाल्ड ट्रंप की जो मोनोपोलिस्टिक पॉलिसीज थी, वो सोचते थे कि वो भारत को झुका देंगे। उस क्षेत्र में भारत ने झुकने की नीति को फॉलो ना कर अपनी एक प्रतिबद्धता के साथ, अपनी एक निष्ठा के साथ कुछ नए ऐसे व्यापारिक केंद्रों की खोज करी जिसके परिणाम स्वरूप भारत के व्यापार में कोई कमी ना आकर बल्कि निर्यातों में तेजी से वृद्धि हुई। और यदि मैं जुलाई 2026 की बात करूं, जैसा कि डाटा था हिंदू न्यूज़पेपर में आए, भारत के निर्यातों, विशेष रूप से वस्तुओं का निर्यात 19.6% बढ़ा, जो एक ग्रोस टर्म में, वैल्यू टर्म में अगर हम देखें तो 44.2 बिलियन डॉलर का ये निर्यात बढ़ा। ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी निर्यात में। इस निर्यात ग्रोथ रेट के पीछे कुछ हमारे नए जो डेस्टिनेशन हमने खोजे, निर्यात के नए केंद्र खोजे, जिसमें चाइना, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अफ्रीका, केन्या, साउथ अफ्रीका, कस्टम यूनियन। आप अगर कस्टम यूनियन के बारे में नहीं जानते तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखोगे तो समझ जाओगे। तंजानिया में एक्सपोर्ट जो जुलाई में बढ़ा वो 130% बढ़ा। चाइना में जो एक्सपोर्ट बढ़ा जुलाई के अंदर वो 65% बढ़ा। और अगर कोर टर्म में बात करूं, डॉलर टर्म में बात करूं, तो चाइना का एक्सपोर्ट 2.2 बिलियन डॉलर बढ़ा जुलाई 2026 के अंदर, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा चालू खाता अगर देखोगे भुगतान से संतुलन में दो खाते भारत सरकार रखती है, चालू खाता और दूसरा होता है पूंजी खाता। चालू खाते में 3 मदों के आयात और निर्यात का विवरण होता है, जिसमें दृश्य मदों में वस्तुओं का आयात निर्यात हम कहते हैं, अदृश्य मदों में सेवाओं का आयात निर्यात, जैसे बैंकिंग सर्विस है, चिकित्सा है, टीचिंग, ये सब क्या है, सर्विस एक्सपोर्ट में आती हैं, इनका आयात निर्यात। हस्तांतरण भुगतान यानी बुरे समय में किसी देश की सहायता करना और वहां से सहायता प्राप्त करना, ट्रांसफर पेमेंट है, इनका भुगतान नहीं किया जाता। इन 3 खातों को मिलकर, इनके आयात निर्यात को मिलकर चालू खाता कहलाता है। और यदि प्राप्तियां हमारी कम होती हैं, देयताएं हमारी ज्यादा होती हैं, तो हमारा चालू खाता सरप्लस में होगा। और यदि हमारी देयताएं ज्यादा हैं, प्राप्तियां कम है, तो चालू खाता हमारा घाटे में होगा। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप देखोगे सेवाओं का निर्यात जुलाई 2026 में 6.4% बढ़ा और डॉलर टर्म में ये निर्यात 35.9 बिलियन डॉलर। अगर आप इसे पिछले साल का जुलाई का डाटा देखोगे, उसकी तुलना में जहां 11.65 बिलियन डॉलर का हमारा निर्यात सेवाओं का हुआ था, उसकी तुलना में 35.9 बिलियन डॉलर सेवाओं का निर्यात अच्छा निर्यात है। और उसके परिणाम स्वरूप हमारा चालू खाते का घाटा, व्यापार खाते का घाटा मात्र 15 बिलियन डॉलर रहा। क्यों? क्योंकि हमारे निर्यात सेवाओं के, वस्तुओं के निर्यात, वस्तुओं के आयात की तुलना में ज्यादा थे। लेकिन अगर आप उसे डॉलर टर्म में देखो तो वस्तुओं का आयात 76.2 बिलियन डॉलर था और वस्तुओं का निर्यात 44.2 बिलियन डॉलर था। इस तरह का एक डाटा
जो आपको समझना चाहिए और किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। इन सब के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी समष्टि संबंध यानी समृद्धि दर, बचत दर, निवेश दर, पूंजी निर्माण की दर, निर्यात व्यापार की समृद्धि की दर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत की स्थिति में लगातार सुधार दिखाना, विश्व की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होना, ये सब इस बात का सूचक है कि वैश्विक जगत की आर्थिक समस्याओं का कोई प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी नहीं पड़ा। पड़ा तो है लेकिन उतना भारी नहीं पड़ा। उन सब समस्याओं के होते हुए भी विश्व की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था का स्टेटस भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्राप्त किया। यह अपने आप में एक सराहनीय कदम है। विद्यार्थियों, यदि आप इस तरह के लेक्चर में रुचि रखते हैं और अपना भविष्य संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा, अन्य राज्य सेवाओं की सिविल सेवाओं में जाना चाहते हैं तो इस तरह के विश्लेषण को आपको देखना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि और गहराई से हर चीजों का अध्ययन हो तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास में आ सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो 9999237051। आप ये जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9999237051 से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अपनी आर्थिक समस्याओं के बारे में। मेरा नाम अगर आप नहीं जानते तेजवीर सिंह है और पिछले 26 सालों में बहुत सारे बच्चे हम लोगों के यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं। प्रॉपर IAS नितिन सिंह हानिया जैसे बच्चे जिनके आप आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ते हैं, निधि गुप्ता, हमारे राजकुमार जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे बच्चे नेट JRF करके यहाँ से एज ए प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आप आइए और सोचिए।